Hello friends, welcome to our YouTube channel Compute Maths. Today I am here to share my strategy how I cracked NET JRF in very first attempt with self-studies. Friends, firstly I want to introduce myself. My name is Rajni Shah. I did my MCA from Graphic Era, Dehradun. After completing my education, I worked as a software programmer in a software company in Noida. And after my marriage, I quit my job and now I am mother of 5 years old baby. Friends, you have some problem in managing the time, then this video is for you, because one day I was there where you are today. And today I will share some tips, tricks and secret of my success, how I cracked the NET JRF in very first attempt after a long break of my studies. I have a gap of 10 to 12 years in my studies and still I cracked the NET JRF exam in very first attempt. Friends, जब मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी भी जो स्टार्ट हुई थी वो यूट्यूब चैनल से ही स्टार्ट हुई थी, तो मुझे ये लगता था कि एक दिन जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं भी अदर यूट्यूब चैनल की तरह मैं भी अपना एक चैनल बनाऊंगी जिसमें मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूंगी जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, जो टाइम मैनेजमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरी जर्नी यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुई थी। मैंने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देखा था जिससे मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में जाना था और उसके बाद ही मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सबसे पहले बायजूस एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के यूट्यूब चैनल से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और उसे देखकर मैंने अपना पूरा कंप्लीट पेपर 1 तैयार किया था। और इसके लिए बायजूस एग्जाम प्रेप ने कल मुझे अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया था। और आपने जैसे मेरे थंबनेल में देखा होगा मेरा फोटो तोशिबा शुक्ला मैम के साथ, और तोशिबा शुक्ला मैम किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं वो सब जानते हैं कि वो बायजूस एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल पर और उसके ऐप पर पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करवाती हैं। वो हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, आईसीटी, इंडियन लॉजिक एंड लॉजिकल रीजनिंग टीचर से, जिससे आप थ्रू आउट दी जर्नी जिन्होंने आपकी हेल्प की हो, और वही टीचर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, उसी टीचर से आपको इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू व्हेन तोशिबा शुक्ला मैम कॉल मी फॉर इंटरव्यू। आई वांट टू से थैंक्स टू बायजूस टीम दैट दे कॉल मी फॉर इंटरव्यू टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी। और ये जो इंटरव्यू है वो आज या कल में उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो मैं आपको इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं रिसोर्सेज में, तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मेरे पास एक ब्लैंक नोटबुक और पेन के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो आप सोचिए कि मेरे पास कितने लेक ऑफ रिसोर्सेज था। मेरे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे और टाइम मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं एक 5 years ओल्ड बेबी की मदर हूँ और सारा हाउस होल्ड वर्क मेरे साथ था और हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं आपके लिए शायद एक एग्जाम्पल बन सकती हूँ आपकी सक्सेस में कि ये सब रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी की वजह से या इनकी कमी की वजह से कभी कोई अपने गोल को अचीव करने से रुक नहीं सकता है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको यूट्यूब, गूगल, विकीपीडिया और जो भी फ्री ऐप है इनको अपना फ्रेंड्स बना लेना है और आपने इनका यूज अच्छे से करना सीखना है। हाउ टू यूज स्मार्टली इंटरनेट, ये मैं अपना फर्स्ट टिप आपको देना चाहती हूँ कि आपने जो भी यूट्यूब चैनल है, कोई टॉपिक आपको जो भी टॉपिक आप उठाते हैं, अपना सिलेबस सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस में जो भी टॉपिक आता है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आप उसके साथ में उसके नोट्स बनाते रहिए और उस यूट्यूब पर सुनते रहिए। अगर आप मेरे से मेरी सीक्रेट ऑफ सक्सेस पूछेंगे तो उसमें एक सीक्रेट में जो आपको अभी तक शायद किसी ने नहीं बताया, मेरी सीक्रेट ऑफ सक्सेस में मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैंने एक ब्लूटूथ डिवाइस यूज किया था और मैं थ्रू आउट दी जर्नी मैंने अपना ब्लूटूथ डिवाइस, जब भी मैं घर का काम करती थी या कहीं जर्नी करती थी या किसी काम से इधर उधर जाती थी, तो ब्लूटूथ डिवाइस पर यूट्यूब चैनल से सारे वीडियो सुनते रहती थी। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होता था मैं वो सुन लेती थी और उनके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती थी। तो जो भी वर्किंग मैन वुमेन है या मदर हैं जिन्हें हाउस होल्ड वर्क करना पड़ता है, मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप एक ब्लूटूथ डिवाइस ले लीजिए और साथ में अपना काम करते रहिए और आपको इसमें टेंशन भी नहीं होगा कि हमारी पढ़ाई रुक रही है और साथ में आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और आपका काम भी मैनेज हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। जो आपको रिसोर्सेज की कमी है, तो अगर हम कहेंगे कि इस डिजिटल वर्ल्ड में भी किसी के पास रिसोर्सेज की कमी है तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ है, पूरे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं और गूगल पे इतनी अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनमें हमें पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारी ऐसी ऐप है जिनमें फ्री
में बहुत सारे कोर्सेज बहुत अच्छे इंडिया के टॉप ट्यूटर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इसलिए लेक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से तो अब कोई भी अपनी सक्सेस को पाने से नहीं रुक सकता। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि थ्रू आउट द जर्नी मेरे पास पेपर 2 का जो इतना ब्रॉड सिलेबस है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, वो सिर्फ कहने के लिए 10 यूनिट्स हैं, उसमें 40 to 45 बुक्स की नीड होती है। जो भी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अगर कोई भी स्टूडेंट से सुन रहा है तो वो इस बात से एग्री करेंगे। तो ये नहीं था कि फाइनेंशियली वीक थी, मैं बुक्स नहीं खरीद सकती थी, बट बुक्स को पढ़ने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, ये मुझे लगता है कि आपके लिए डिमोटिवेशन नहीं है, आपके लिए एक मोटिवेशन है। इससे आप नोट्स बनाएंगे और आप अपने खुद के प्रिपेयर किए हुए अगर नोट्स आप बनाएंगे तो उससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरे पास बुक्स नहीं है या मेरे पास बहुत लंबा टाइम गैप हो गया मेरी स्टडीज से, तो मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। मेरे भी स्टडीज में 10 to 12 ईयर्स का गैप था। एक सिंगल बुक थ्रू आउट द जर्नी मेरे पास नहीं थी। मैंने सारे नोट्स अपने YouTube चैनल से बनाए। तो फर्स्ट टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि YouTube चैनल का अच्छे से यूज कीजिए। और अगर आप कोई कोर्स खरीद सकते हैं कि कहीं से, आपको अगर प्लान नहीं कर पा रहे, स्ट्रेटेजी नहीं आपको पता लग रही कि कैसे करना, तो आप खरीद सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको मना नहीं करूँगी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि एक परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। जब तक आपके पास एक परफेक्ट प्लानिंग नहीं होगी, आपको पता नहीं लगेगा कि आपका क्या सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपके पास क्या रह गया। इसलिए एक परफेक्ट प्लानिंग होनी हमारे पास बहुत ज़रूरी है। आप डेली के मिनी प्लान्स बनाइए, एक छोटे छोटे प्लान्स की चेकलिस्ट बनाइए, और जब भी आप उस रात में सोते टाइम उस चेकलिस्ट पे टिक करेंगे ना, मैं आपको बताती हूँ कि उसकी जो खुशी है वो दुनिया में किसी चीज़ में वो खुशी नहीं है कि हमने अपना डेली का मिनी जो टारगेट है वो हमने अचीव कर लिया है। इसलिए मिनी टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में आप मंथली टारगेट्स बनाइए, 15 डेज के टारगेट बनाए, फिर वीकली टारगेट बनाए, फिर डे वाइज टारगेट बनाए, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते रहता है अब आवर्स के हिसाब से अपने टारगेट्स बनाइए, टारगेट सेट कीजिए और अपनी चेकलिस्ट को बनाते रहिए और उस पर टिक करते रहिए। और जो कोई चीज़ अगर किसी वजह से छूट जाती है तो अगले दिन आपने उस नेक्स्ट डे की चेकलिस्ट में उसे ऐड करना है, और उसे सबसे पहले कंप्लीट करके उस चेकलिस्ट को नेक्स्ट डे की चेकलिस्ट और साथ में जो पीछे का छूट गया है उस चेकलिस्ट को भी आपने कंप्लीट करना है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं UGC नेट JRF के लिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने रिवर्स ऑर्डर में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे पास बुक्स कोई नहीं थी। अगर आप मेरे से बुक्स के लिए सजेशन मांगेंगे तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊंगी। पेपर 1 के लिए मैंने KVS मदान एक बुक प्रेफर की थी, सिंगल बुक, और पेपर 2 के लिए मेरे पास सिंगल बुक थी, एक UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और एक गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था तो गेट में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा PYQ करना मस्ट है। मैंने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने सिलेबस डाउनलोड किया था, उसके बाद मैंने PYQ देखे थे। सबसे पहले मैंने PYQ की बुक परचेज की थी। फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में PYQ किया था तो उस टाइम पे मैं आउट ऑफ 100 कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन मैं 4 to 5 क्वेश्चन ही कर पाती थी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं 4 to 5 क्वेश्चन कर पाती थी आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। और एक टाइम ऐसा था कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में 90+ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। तो थ्रू आउट द जर्नी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या हेल्प लेना है, इस बात से आप लोग सभी एग्री करेंगे कि जब UGC नेट का पेपर CBSE करवाता था तब इसका पेपर पैटर्न इतना टफ नहीं था। अब जब से NTA इस पेपर को करवाने लगा, इसका पेपर पैटर्न थोड़ा ट्रिकी और कंप्लीटली कंटेंट बेस है। चाहे आपका सब्जेक्ट थ्योरी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस हो, आपको अपना कंटेंट कंप्लीटली आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। अगर आप रोट लर्निंग करेंगे, किसी चीज़ को क्राइम करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो थ्योरी का ही सब्जेक्ट है, तो आप NTA नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, और आपका JRF पाना टफ हो जाएगा। मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, लॉजिक्स पे ध्यान दिया और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की, चाहे वो पेपर 1 और हो या पेपर 2। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आउट ऑफ 10 यूनिट्स पेपर 1 में बहुत ब्रॉड सिलेबस है और सारी यूनिट एकदम डिफरेंट है, तो हमारा कोई ना कोई पोर्शन उसमें से हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग था तो मैंने सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग और ICT में कंप्यूटर बैकग्राउंड से थी तो मैंने ICT को सबसे पहले ये टॉपिक लिए थे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन DI में ये मेरे टॉपिक अच्छे थे। तो सबसे पहले मैंने अपना प्रिपरेशन पेपर 1 में यहाँ से स्टार्ट किया, और पेपर 2 में भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था क्योंकि ग्रेजुएशन में भी मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने MCA किया हुआ था। तो मुझे तैयारी करने के बाद ही पता चला कि इसमें इतना वास्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और इतने सारे इसमें टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। तो मैंने सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठाया जो मैंने पढ़े हुए थे, जैसे
DBMS, कंप्यूटर नेटवर्किंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आप सबसे पहले उठा सकते हो अगर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी सब्जेक्ट से आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठाइए जो आपके लिए ईजी है, और धीरे धीरे उन टॉपिक्स की ओर जाइए जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हुए, और उन टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर कीजिए। जैसे पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड हमने कभी पढ़ा नहीं होता है, तो सबसे पहले हमें उनके बेसिक्स क्लियर करने हैं। और यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 70 to 80% ऑफ पेपर 1 मैंने ब्लूटूथ डिवाइस से काम करते हुए सुनकर कंप्लीट किया है। और मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप सिर्फ वीडियोस को सुनेंगे भी तो उससे आपका 50 to 60% सिलेबस, थ्योरेटिकल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं आपकी अपनी इस स्ट्रेटजी पे आपको फोकस करना चाहती हूँ कि आप YouTube में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने वीडियो सुनते रहिए साथ में। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज़ करना चाहूँगी तो वो है शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स बनाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो मेरे पास कोई भी बुक्स नहीं थी, तो मैंने तो बहुत बार नोट्स बनाए। मैंने तो 3 टाइम्स नोट्स बनाए। एक बार मैंने बेसिक्स के लिए नोट्स बनाए, फिर मैंने एडवांस नोट्स बनाए, और उसके बाद मैंने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स बनाए। और जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स होते हैं वही हमें हमारे नेट JRF दिलाती है। एग्जाम हॉल में बैठ के मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स मैंने 2-3 डेज में रीड किए हुए, उन्हीं से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जब भी, तो उसमें जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, जैसे कोई टॉपिक है वो आपको न्यू लग रहा है, या पेपर 1 है या पेपर 2 आपको न्यू लग रहा है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, या आपने पढ़ा भी है तो आपको ध्यान नहीं है, आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो उन्हें आप अपने शॉर्ट नोट में जरूर ऐड कीजिए। ये चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताई, लेकिन ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा कि हम उन्हें शॉर्ट नोट में ऐड करते हैं, तो एक बार जब हम शॉर्ट नोट रिवाइज करते हैं तो हमारे वो रिविजन हो जाता है, और जब हम फिर से एग्जाम से पहले PYQ लगाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये सारा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट नोट में भी है, और ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप कोई ऐप डाउनलोड कीजिए पेपर 1 की। मैंने ऐसी ऐप डाउनलोड की थी जिसमें ऐप में ये होता है कि पेपर 1 के सारे सेट के, ये सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर के एक जैसे जून का एग्जाम होता है उसके लिए 20 to 25 हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं सारे सब्जेक्ट के पेपर 1 के। और ऐसे अगर आप लास्ट 4-5 ईयर्स के भी लगाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप 200 to 300 क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये मत कीजिए कि अपने ही सब्जेक्ट के देखने हैं। DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इनका रिवीजन इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। और रिसर्च एप्टीट्यूड, इंडियन लॉजिक में मैं आपको कहना चाहूँगी कि इंडियन लॉजिक में फिक्स क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट इनसे डरते हैं, लेकिन हमें डरने की नीड नहीं है। इसमें फिक्स क्वेश्चंस आते हैं और बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपका इंडियन लॉजिक अच्छे से हो जाता है। अगर आप लोग डिटेल वीडियो चाहेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो उसके लिए मैं एक डिटेल स्ट्रेटेजी के साथ कैसे पढ़ना है एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी। और पेपर 2 के लिए अगर आप कहेंगे कि कौन सी वेबसाइट, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताना चाहती हूँ, solutionadda.com.in। इससे आप प्रीवियस ईयर के गेट, नेट, नाइलिट, ONGC सारे जो भी ये कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से जो भी पेपर करवाते हैं उससे आपको अपना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब आप कहेंगे कि गेट में तो क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आता है, लेकिन हमें गेट के वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं जिनका पैटर्न और जिनका लेवल UGC नेट के इक्वल होता है। हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने, 50 to 60% हमें क्वेश्चन करना है। और आजकल जब से NTA इस एग्जाम को करवाने लगा है, आप देखेंगे कि गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो बहुत सारे उठा रहे हैं, जिसमें से इस साल भी B+3 के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो है टाइम मैनेजमेंट। थ्रू आउट दी जर्नी आपने कैसे अपना टाइम मैनेज करना है ये तो देखना ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट के 3 आवर्स जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं। उसके लिए अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने करना ही करना है, और 3 आवर्स में आपने उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। मैंने इतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया हुआ था और इतना मॉक टेस्ट किया हुआ था कि जब मैं एग्जाम हॉल में गई तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं एग्जाम दे रही हूँ, मुझे लग रहा कि मैं मॉक टेस्ट ही अभी दे रही हूँ और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही हूँ। तो मुझे इस तरीके का फील आया था। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप UGC नेट JRF को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आप अपना पेपर 1 पे स्ट्रॉन्ग होल्ड कीजिए। क्योंकि अगर जब तक आप पेपर 1 हमारा 1:3 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर 100 मार्क्स का पेपर 1 है और 200 मार्क्स का पेपर 2 है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो हम साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, वो पेपर 2 पे उन्होंने फोकस किया, तो उन्होंने पेपर 1 उन्होंने लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दिया। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप एक दिन में भी अगर आप 3 आवर्स
आप पेपर 2 को दे रहे हैं तो 1 आवर आप पेपर 1 को दीजिए। आप 6 आवर अगर पेपर 2 को दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है, मैं आपको आवर्स नहीं बताऊंगी कि किसने कितने आवर्स स्टडी करना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने कब पीजी किया, आपने पीजी में कितनी मेहनत की है और आपका बेसिक्स कितना क्लियर है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप फिक्स कीजिए कि आपको कितना नीड है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की नीड थी, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं करूँगी कि हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, चाहे आप पीजी लेवल पे कर लीजिए, चाहे आप मल्टीपल अटैम्प्ट देके हार्ड वर्क कर लीजिए, चाहे आप सिंगल अटैम्प्ट में हार्ड वर्क कर लीजिए। अगर आपको टॉप 1% में आना है, इनफैक्ट 1% भी नहीं होता, जनरल कैटेगरी 0.5% लोग ही, और हर कैटेगरी में इतना ही रहता होगा शायद, वो नेशनल लेवल पे JRF लेते हैं। तो अगर आपको इनमें आना है तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही है फ्रेंड्स। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब मैंने चैनल्स में देखा है कि 15 डेज में कैसे नेट की प्रिपरेशन करें, 10 डेज में कैसे नेट क्रैक कर लें। अकॉर्डिंग टू मी कि ये पॉसिबल नहीं है, आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा। अगर आपने पीजी लेवल पे हार्ड वर्क किया है तो आप अभी 1 to 3 मंथ्स में कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो आपको 6 मंथ्स तो लगेगा ही। ये मिथ है कि 10 डेज में हम UGC नेट क्रैक कर लेंगे। ये नेशनल लेवल का टेस्ट है, इसके लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा अगर आपको टॉप 1% में आना है। फ्रेंड्स, अगर आप मल्टीपल अटैम्प्ट दे चुके हैं या 2-3 अटैम्प्ट में आपके कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं तो आपने डिसहार्टन नहीं होना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा सेल्फ मोटिवेशन, और हमें अपना टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने गोल पे फोकस करना है कि हमेशा हमें ये सोचना है कि ये जो मेरा अटैम्प्ट है ये मेरा फाइनल अटैम्प्ट होगा। मैंने यही सोचा था, ऑलरेडी मैं अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुकी थी, मैंने पहले कभी अटैम्प्ट दिया नहीं था। तो मुझे एक चीज़ बार बार डिमोटिवेट करती थी कि मैंने बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर दिया एक चीज़ तो, और दूसरी चीज़ मुझे ये डिमोटिवेट करती थी कि जिनसे भी जो भी मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो या तो पीजी लेवल के हैं, वो पीजी में एग्जाम अभी दे रहे हैं, और या फिर उनका 1 या 2-3 ईयर्स का अपने पीजी से गैप है, तो उनसे मेरा कॉम्पिटिशन है, तो मैं शायद बहुत पीछे रह जाऊंगी। बट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। एट द एंड ऑफ माई जर्नी मुझे लगा जो चीज़ मुझे डिमोटिवेट करती थी उन्हीं चीज़ों ने मुझे मेरी सक्सेस तक पहुंचाया। मैं रोज़ ये सोचती थी कि मेरे पास आज कम टाइम है। जो फ्रेंड्स अभी पीजी लेवल पे हैं या जो कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहे हैं या जो बैचलर है जिनके पास कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मेरे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे और जिनके पास बहुत सारा टाइम था। आपको खुद का टाइम मैनेज करना होता है। अगर बार बार एग्जाम हमारा पोस्टपोन होता है तो उस एग्जाम को हमें ऐसे लेकर नहीं चलना है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया या कब होगा या वेट करना या डिमोटिवेट नहीं होना है। उस टाइम को हमने यूटिलाइज करना है। जिस टाइम पर बाकी के सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, बाकी के सारे लोग वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, उस टाइम को आपने यूटिलाइज करके अब और ज़्यादा मेहनत करके टॉप 1% में आने की कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँगी कि मैंने 3 आवर्स का टाइम कैसे मैनेज किया, तो मैं आपको एक ट्रिक, मैंने जैसे बोला था ट्रिक एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी। तो मेरा सीक्रेट ये रहा कि पेपर 1 तो आप जहाँ से भी करना चाहिए। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से किया था, तो कंप्लीट पेपर मैंने 1 आवर से पहले ही स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं 1 आवर से पहले पेपर 1 कर लूँगी। तो 5 मिनट पहले मैंने पेपर 1 कंप्लीट कर लिया था। जैसे ही मैंने पेपर 1 स्टार्ट किया, मेरा पेपर 1 पे इतना अच्छा होल्ड था, मुझे लगा पेपर 1 इतना अच्छा नहीं जा रहा है तो किसी का भी नहीं जाएगा। इसलिए मैंने अपने कंटिन्यूटी के साथ अपना पेपर 1 मैंने कंप्लीट किया। और जब मेरा पेपर 1 कंप्लीट हो गया तो मेरी एक स्ट्रेटेजी थी जो मैंने घर से ही पहले से ही सोचा था, मुझे किसी ने नहीं बताया था, कि मैं लास्ट के क्वेश्चंस को पहले करूंगी। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट किया पेपर 2, और लास्ट के क्वेश्चन को मैंने बहुत जल्दी कवर कर लिया था, बिफोर हाफ एन आवर। इनफैक्ट इन 20 to 25 मिनट्स में लास्ट के 51 से 100 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, जो ईजी लेवल था जिनका। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ईजी होते हैं, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट के वो थोड़े टफ होते हैं। तो मैंने उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर, जब मैंने 100 तक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन नंबर 1 पे आई, और जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी ज़्यादा था, जो ज़्यादा टफ भी थे उनके लिए मुझे टाइम मिल गया। ऐसे मैंने अपना कंप्लीट टाइम मैनेज किया, और 10 मिनट पहले ही मैंने अपना पेपर 2 भी कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने जो भी क्वेश्चन मैंने फ्लैग किए हुए थे रिव्यू के लिए, उनको मैंने देखा और फिर से मैंने अपने क्वेश्चंस रिव्यू कर लिए थे अच्छे से। तो इससे मैंने टाइम भी अच्छा मैनेज कर लिया था। इनफैक्ट इस बार जो भी क्वेश्चन पेपर था उसमें बहुत सारे टेक्निकल एरर्स थे। पहले मुझे लगा कि ये टेक्निकल इश्यू सिर्फ मेरे कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, वो सभी के कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे थे। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। और एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी हो सके तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, और उसमें क्वेश्चन में आपको करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा ये देखिए, और ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट कीजिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे पास जो आंसर होता है वो
हमें फर्स्ट में ही मिल जाता है आंसर और सेकंड हम उसके ऑप्शन तक जाते ही नहीं, और डी ऑप्शन होता है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो मैं आपको ये ट्रिक देना चाहूँगी कि आप क्वेश्चन को कभी भी ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कैसे मैंने अपना सारा प्लान किया और कैसे थ्रू आउट द जर्नी में मोटिवेट रही, और मैंने विदाउट एनी रिसोर्सेज कैसे मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और कैसे टाइम मैनेज किया। तो इस तरीके से आप में से अगर एक को भी मेरी इस स्ट्रेटेजी से कुछ भी हेल्प मिलेगी तो आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर इट। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ एट द एंड, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। आप कभी भी स्टार्ट करें। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी एज थोड़ा ज़्यादा हो गई, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। और अच्छा टाइम कभी नहीं आता अगर आप सोच नहीं पाते, और कभी भी हमारा बुरा टाइम नहीं होता है। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। अच्छे टाइम का आप वेट मत कीजिए, जिस टाइम पे आप स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम सबसे अच्छा टाइम है। और लास्ट में कहना चाहूँगी, इट्स बर्ड्स इमेजिनेशन नॉट इट्स विंग्स विच डिटरमाइन हाउ हाई इट विल फ्लाई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे तो मैं आगे भी अपने शॉर्ट नोट्स से जो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के बनाए हुए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।